दोस्तों, सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह में आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेशनों का भाग 3, जिसमें आज की वीडियो में हम निर्धनता एवं बेरोजगारी तथा मुद्रा एवं मुद्रास्फीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए, निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है, आपको बताना है। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, नक्स, एडम स्मिथ या अमर्त्य सेन। सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा रैगनर नक्स से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी या निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा रैगनर नक्स द्वारा प्रतिपादित किया गया था और इस अवधारणा के अनुसार अल्प विकसित देश जो होते हैं वो निर्धनता के लिए उत्तरदायी अनेक कारकों के एक चक्र में फंसे रहते हैं और ये कारक परस्पर संबंधित और एक दूसरे के परिणामी होते हैं जिनसे बाहर निकलना बहुत कठिन होता है। इसलिए जो देश निर्धन है वो निर्धन बने रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में निर्धनता की प्रवृत्ति की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है मानव विकास सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक या फिर बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ये सूचकांक जो है भारत में निर्धनता की प्रवृत्ति की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। इसका कारण यह है कि भारत में जो निर्धनता है वो बहुआयामी प्रकृति की है, जो विभिन्न कारकों की अंतरक्रिया से उत्पन्न होती है। भारत में निर्धनता की प्रवृत्ति मापने के लिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स या एमपीआई सबसे उपयुक्त है, क्योंकि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन निर्वाह जैसे मुख्य आयामों के अंतर्गत अनेक उप आयामों का भी अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेरोजगारी बढ़ने से गरीबी बढ़ती है, इसका कारण क्या है? तो सही उत्तर है बेरोजगारी बढ़ने से गरीबी इसलिए बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा के नीचे जीने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। तो देखिए दोस्तों, बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट का अर्थ होता है व्यक्ति में रोजगार करने की इच्छा और क्षमता होते हुए भी उसे रोजगार के अवसर प्राप्त न होना। और यदि बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है तो लोगों की आय में कमी आती है, उनकी क्रय शक्ति क्षमता घटती है और जो लोग गरीबी रेखा से कुछ ही ऊपर हैं वो इस रेखा से नीचे चले जाते हैं। इसलिए गरीबी रेखा से नीचे जाने वालों की संख्या बढ़ जाती है बेरोजगारी बढ़ने से। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी किस तरह की है? ऑप्शन है प्रौद्योगिकी, चक्रीय, संघर्ष संबंधी या संरचनात्मक। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, संरचनात्मक बेरोजगारी है भारत में मुख्य रूप से। भारत एक विकासशील देश है यानी डेवलपिंग कंट्री है, जिसकी अर्थव्यवस्था में लगातार संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। नई प्रौद्योगिकी या नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के कारण और नए प्रकार के उद्योगों के आने के कारण यहां संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रतिशत अधिक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? तो सही उत्तर है छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब यह होता है कि किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों के संलग्न होने से जो है दोस्तों छिपी बेरोजगारी होती है। और भारतीय कृषि में अधिकतर छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। दोस्तों देखिए, छिपी बेरोजगारी किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का संलग्न होना, यानी यदि वो कार्य कुछ ही व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है तब भी उसमें कई लोग लगे रहते हैं और यदि इनमें से काफी लोगों को हटा भी दिया जाए तो उत्पादकता पे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो लोग बेरोजगार ही होते हैं क्योंकि उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। तो छिपी बेरोजगारी का मतलब होता है किसी कार्य में जितनी आवश्यकता है उससे अधिक व्यक्तियों का संलग्न होना। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि एनएसएसओ द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती? पहला है सामान्य प्रमुख स्तर, दूसरा है चालू मासिक स्तर, तीसरा है चालू साप्ताहिक स्तर या चौथा है चालू दैनिक स्तर। तो सही उत्तर है दोस्तों राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय या एनएसएसओ के द्वारा भारत में बेरोजगारी मापन के लिए चालू मासिक स्तर का जो विधि है वो प्रयोग में नहीं लाया जाता है। जो बेरोजगारी के मापन के लिए 3 विधियां हैं, पहला सामान्य प्रमुख स्तर, दूसरा है चालू साप्ताहिक स्तर और तीसरा है चालू दैनिक स्तर। सामान्य प्रमुख स्तर क्या होता है दोस्तों? ये होता है यदि पिछले वर्ष में कोई व्यक्ति रोजगार के लिए उपलब्ध और इच्छुक होते हुए भी अधिकांश समय कार्य नहीं कर रहा था तो वो बेरोजगार माना जाएगा। चालू साप्ताहिक स्तर ये है, देखिए, कि यदि कोई व्यक्ति रोजगार के लिए उपलब्ध और इच्छुक होते हुए भी संदर्भित सप्ताह के किसी दिन 1 घंटे से भी बेरोजगार में संलग्न नहीं हो तो वो बेरोजगार माना जाएगा। और तीसरा चालू दैनिक स्तर, यदि कोई व्यक्ति रोजगार के लिए उपलब्ध और इच्छित होते हुए भी दिन में 1 घंटे भी कार्य नहीं करता तो वो बेरोजगार माना जाएगा। गरीबी और बेरोजगारी के बाद आइए मुद्रा और मुद्रास्फीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं।
पहला प्रश्न है दोस्तों, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन का अर्थ क्या होता है? तो आप जानते हैं मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन का अर्थ होता है वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य में सतत वृद्धि। और इसको विस्तार में आप जान सकते हैं कि जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की मांग यानी डिमांड की तुलना में आपूर्ति कम हो तो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होने लगती है। और यदि यह मूल्य वृद्धि लगातार होती रहे तो मुद्रा की क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर में कमी आ जाती है। पहले हम जो सामान 1 रुपए में पाते थे अब हम 2 रुपए 3 रुपए में पाने लगे, तो ऐसी स्थिति को मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति के कारण दोस्तों बचत और निवेश यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट में भी कमी आती है, जबकि ब्याज दरों में वृद्धि होती है और मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है। तो कुल मिलाकर मुद्रास्फीति ऐसी स्थिति होती है वस्तुओं और सेवाओं का जो सामान्य मूल्य है उसमें सतत वृद्धि हो तो उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? ऑप्शन है आपके कागजी मुद्रा, क्रेडिट कार्ड, डिस्काउंट कूपन या शेयर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्रेडिट कार्ड को। दोस्तों प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है और इसके माध्यम से नकदी या कैश का प्रयोग किए बिना भुगतान किया जाता है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड और एटीएम कार्ड ये सभी प्लास्टिक मनी के उदाहरण हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या आया था? वस्तु मुद्रा, वस्तु विनिमय के लिए प्रयोग की गई थी। उसके बाद धातु मुद्रा आई, फिर कागजी मुद्रा यानी सांकेतिक मुद्रा, उसके बाद प्लास्टिक मुद्रा, ये चतुर्थ पीढ़ी की मुद्रा है। और वर्तमान में क्रिप्टो मुद्रा के रूप में, क्रिप्टो करेंसी के रूप में डिजिटल मुद्रा का प्रचलन आरंभ हुआ है, जिसमें बिटकॉइन, लिटकॉइन, रिपल आदि प्रमुख हैं। तो ये प्लास्टिक मनी जो है देखा जाए तो चतुर्थ श्रेणी की मुद्रा है और इसके बाद 5वीं श्रेणी की मुद्रा क्रिप्टो करेंसी के रूप में आ चुकी है। अगला प्रश्न है, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा प्रचलन में कब शामिल किया गया था? 1 अप्रैल 1957, 1 अप्रैल 1965, 1 जून 1964 या फिर 2 अक्टूबर 1961? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1957 से। देखिए दोस्तों भारत में 1 अप्रैल 1957 से मुद्रा की दशमलव प्रणाली अपनाई गई और इसके अंतर्गत रुपए का मूल्य और नाम अपरिवर्तित रहा, लेकिन इसे 100 पैसों में विभाजित किया गया और इसके पूर्ववर्ती विभाजन 16 आना 64 पैसे समाप्त कर दिया गया। 1 अप्रैल 1957 के बाद ढाले गए सिक्कों 1, 2, 5, 10, 25 और 50 पैसे को नया पैसा या बहुवचन में नए पैसे का नाम दिया गया और 1 जून 1964 के बाद इन सिक्कों से नया शब्द हटा दिया गया था। तो सही उत्तर है भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा 1 अप्रैल 1957 से प्रचलन में आया था। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? ऑप्शन है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों भारत में मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन रेट जो है उसकी माप इन सभी आधारों पर की जाती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई, थोक मूल्य सूचकांक यानी डब्ल्यूपीआई और जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, इन सभी के आधार पर जो है मुद्रास्फीति दर की माप की जाती है। और वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दोस्तों इसका आधार वर्ष 2012 लिया जाता है। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति के विषय में असत्य कथन क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है देखिए, मुद्रास्फीति इंगित करता है कि वस्तु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार पर हो रही है। इसके अलावा देखिए इसमें दूसरा ये है कि भारत में मुद्रास्फीति की दर की गणना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। मुद्रास्फीति के मापन के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों का भी ध्यान में रखा जाता है। और चौथा है कि मुद्रास्फीति की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहां पर ऑप्शन डी जो है ये आपका असत्य कथन यानी सही नहीं है। देखिए किसी अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है और मुद्रा के मूल्य में कमी हो तो उसे मुद्रास्फीति की स्थिति होती है और इसे मुद्रा प्रसार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी गणना हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन के द्वारा की जाती है। और देखिए इसमें कह रहे हैं कि मुद्रास्फीति की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है, ये असत्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है आपको बताना है। तो आप जानते हैं स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग क्रेडिट कार्ड के प्रयोग में किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं बैंकिंग भाषा में बचत खाता, चालू खाता को मांग देता या डिमांड लायबिलिटी कहा जाता है और स्मार्ट मनी क्रेडिट कार्ड के रूप में प्रयोग को कहा जाता है, क्योंकि इसमें कैश का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है हार्ड मनी, सॉफ्ट मनी, हार्ड मनी या टोकन मनी।
तो सही उत्तर है ऑप्शन ए हार्ट मनी। दोस्तों ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो उसको हार्ट मनी कहते हैं। अमेरिकी डॉलर, येन, यूरो ये अंतरराष्ट्रीय मुद्राएं जो हैं हार्ट मनी कहलाती हैं, जबकि टोकन मनी सांकेतिक मुद्रा को कहते हैं। और भारत में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा 1325 से 1351 ईस्वी में चलाई गई थी। हालांकि उसकी ये सांकेतिक मुद्रा प्रचलन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ क्या होता है? तो सही उत्तर है रुपया सभी प्रकार के विनिमय यानी लेन देन हेतु विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है, परिवर्तनशील है। यही रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ है। दोस्तों रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता ये है, आप जान गए कि रुपया महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं में पूंजी खाते और चालू खाते पर बाजार आधारित कीमतों पर पूर्णतः परिवर्तनीय है। और वर्तमान में भारतीय रुपया चालू खाते पर पूर्णतः परिवर्तनीय है, परंतु पूंजी खाते पर आंशिक रूप से परिवर्तनीय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा आपूर्ति मापने का सबसे तरल माप है? ऑप्शन है M4, M3, M2 या M1। तो सही उत्तर है M1। M1 जो है मुद्रा आपूर्ति का सबसे तरल यानी लिक्विडिटी वाला माप है और घटते क्रम में मुद्रा आपूर्ति की तरलता M1 सबसे ज्यादा, फिर M2, फिर M3, फिर M4 होता है। M1, M2, M3, M4 क्या होता है? तो देखिए M1 जो होता है ये क्या होता है दोस्तों, देखिए लोगों के पास जो नगद होता है इसलिए ये लिक्विडिटी, नोट और सिक्के, और बैंकों के पास नगद जमा और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, ये M1 के अंतर्गत शामिल होती हैं। M2 में M1 प्लस डाकघरों में मांग जमा, M3 जो होता है M1 प्लस बैंकों के पास सावधि जमाएं और अन्य जमाएं, और M4 जो होता है ये M3 प्लस डाकघरों में सकल जमा यानी सावधि और मांग जमा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पूर्ण लिक्विड या जो है कैश जो होता है वो M1 के अंतर्गत शामिल होता है। अगला प्रश्न है, अगले दिन वापसी की शर्त पर दिए जाने वाले ऋण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है टर्म मनी, सॉफ्ट मनी, कॉल मनी या हार्ड मनी। तो सही उत्तर है कॉल मनी। दोस्तों अगले दिन की वापसी की शर्त पर प्रदान किए जाने वाले ऋण को कॉल मनी कहते हैं और इस पर दिए जाने वाले ब्याज की दर को कॉल दर कहते हैं। कॉल मनी के विनिमय के लिए स्थापित संस्थागत व्यवस्था को कॉल मनी मार्केट कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुद्रास्फीति के समय कर की दर में किस प्रकार के परिवर्तन करने चाहिए? ऑप्शन है वृद्धि करना, कमी करना, स्थिर करना, अथवा पहले फिर कमी या और फिर वृद्धि करना। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए वृद्धि करना। दोस्तों मुद्रास्फीति के समय कर की दर में जो है वृद्धि की स्थिति होती है और मूल्य स्तर में वृद्धि मुद्रास्फीति में होती है, इसलिए यह मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाती है। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कर की दर में वृद्धि करनी चाहिए क्योंकि बढ़ी हुई कर दरें अर्थव्यवस्था में उपलब्ध अतिरिक्त मुद्रा को कम कर देती हैं और इसके अलावा मौद्रिक नीति भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रमुख साधन होता है। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति को किसके द्वारा नियंत्रित या कंट्रोल किया जा सकता है? ऑप्शन है निर्यात को बढ़ाकर, मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाकर, सरकारी खर्च को बढ़ाकर या फिर मुद्रा के प्रवाह को घटाकर। तो सही उत्तर है मुद्रा के प्रवाह यानी मुद्रा आपूर्ति को कम करके दोस्तों मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों मुद्रास्फीति में जो है मुद्रा की आपूर्ति को कम करके नियंत्रित किया जाता है और इसके लिए मौद्रिक साधनों जैसे CRR, बैंक रेट, रेपो रेट आदि का प्रयोग किया जाता है और यह कार्य रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का आधार वर्ष क्या है जिसके अंतर्गत वह पुराने आंकड़ों को संशोधित कर नए आंकड़े जारी करता है? तो सही उत्तर है वर्ष 2011-12। दोस्तों पूर्व में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय खाता के आकलन के लिए 2004-05 जो है वर्ष रखा गया था आधार वर्ष के रूप में और वर्तमान में ये 2011-12 कर दिया गया है और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कार्य करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का आधार वर्ष 2011-12 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वस्तु की मात्रा कम हो और धन की उपलब्धता अधिक हो तो कौन सी परिस्थिति उत्पन्न होगी? ऑप्शन है अवस्फीति, मुद्रास्फीति, मंदी या मुद्रास्फीति जनित मंदी। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी मुद्रास्फीति। दोस्तों मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन वस्तु के मूल्य स्तर में सामान्य वृद्धि है। दूसरे शब्द में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि के कारण मूल्य में होने वाली वृद्धि जो होती है वो मुद्रास्फीति कहलाती है, यानी कुछ वस्तुओं के लिए अधिक धन देने की आवश्यकता होती है। इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी कहते हैं, यानी मांग जन्य मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न है दोस्तों, तात्कालिक रूप से मुद्रास्फीति को रोकने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है वेतन में वृद्धि, धन के प्रवाह में कमी, कर में छूट या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है धन के प्रवाह में कमी। दोस्तों मुद्रास्फीति से तात्पर्य वस्तुओं के मूल्य का सामान्य स्तर से बढ़ जाना और साथ ही मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होना है और मुद्रास्फीति को रोकने के लिए तात्कालिक रूप से मुद्रा आपूर्ति को कम करना होता है
और इसका नियंत्रण रिजर्व बैंक द्वारा खुले बैंक की क्रियाओं, रेपो रेट, CRR अनुपात में जो है इनके द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है जब समग्र आपूर्ति समग्र मांग से अधिक हो, समग्र मांग से कम हो, समग्र मांग के बराबर हो या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? मुद्रास्फीति तब उत्पन्न होती है जब समग्र आपूर्ति समग्र मांग से कम हो, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और मुद्रास्फीति वस्तु आपूर्ति में कमी और मांग में वृद्धि की स्थिति में वस्तुओं के मूल्य को बढ़ा देती है, और यदि कुल आपूर्ति कुल मांग से थोड़ी भी कम है तो भी वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है, और ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सस्ती मुद्रा या चीप मनी से क्या आशय है आपका? ऑप्शन है कम ब्याज दर, बचत का निम्न स्तर, आय का निम्न स्तर या काले धन की अधिकता। तो सही उत्तर है सस्ती मुद्रा या चीप मनी का आशय कम ब्याज दर होता है। दोस्तों सस्ती मुद्रा से आशय क्या है? तो देखिए दोस्तों, सस्ती मुद्रा वो मुद्रा है जो आसानी से उपलब्ध हो, यानी ब्याज की दर को कम करके मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि की जा सकती है, और अपस्फीति के समय ब्याज दर को कम किया जाता है ताकि बाजार में कुल मुद्रा की मात्रा को बढ़ाकर मंदी की स्थिति से निपटा जा सके। तो सस्ती मुद्रा कम ब्याज दर पर उपलब्ध मुद्रा है जो आसानी से उपलब्ध होती है। अगला प्रश्न है, अपस्फीति या डिफ्लेशन की स्थिति क्या होती है जिसमें मुद्रा का मूल्य कम होता है, वस्तु का मूल्य बढ़ता है, मुद्रा का मूल्य बढ़ता है या वस्तु जो है मूल्य स्तर स्थिर रहता है। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? अपस्फीति या डिफ्लेशन की स्थिति यह होती है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अवस्फीति जो है दोस्तों मुद्रास्फीति की विपरीत दशा है। मुद्रास्फीति में मुद्रा की अधिक उपलब्धता के कारण मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, जबकि अपस्फीति की दशा में बाजार में वस्तुओं का मूल्य कम होने लगता है, जिससे उपभोक्ता भविष्य में वस्तुओं को मूल्य और कम होने की संभावना के कारण उपभोक्ता वस्तुओं का तत्कालीन उपभोग कम कर देते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप बाजार में पूंजी का अभाव हो जाता है और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। तो अपस्फीति या डिफ्लेशन वो मुद्रा की जो स्फीति होती है उससे विपरीत स्थिति होती है। आइए देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न दोस्तों। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में सरकार द्वारा देश में नकदी की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए? ऑप्शन है मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फीति, स्टैगफ्लेशन या प्रत्ययस्फीति। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुद्रा अपस्फीति या मुद्रा अवस्थिति। दोस्तों डिफ्लेशन ऐसी स्थिति है जो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में सतत गिरावट होने लगती है, इसलिए विभिन्न सरकारी खर्चों या कर की दरों में कटौती के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति करके इस स्थिति से निपटा जा सकता है। और दोस्तों इस अवधारणा को पंप प्राइमिंग कहा जाता है। इसके निपटने के लिए रिजर्व बैंक बैंक दर, रेपो रेट और नकद आरक्षित अनुपात को कम करता है, क्योंकि इसके द्वारा बाजार में नकदी या तरलता की मात्रा को बढ़ाया जा सके, ताकि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके और वस्तुओं और सेवाओं के लिए लोगों को उनकी खरीद के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो कुल मिलाकर अवस्थिति या अपस्फीति जो डिफ्लेशन होता है, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में गिरावट होती है, इसलिए इससे बचने के लिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक बैंक रेट, रेपो रेट और CRR में कमी करता है। दोस्तों एक स्थिति होती है स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन बहुत ही खराब स्थिति है, क्योंकि इसमें मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर दोनों ही उच्च होती है। तो एक तरह से देखा जाए तो मुद्रास्फीति मुद्रा अवस्थिति से तुलना में मुद्रा अपस्फीति जो स्टैगफ्लेशन होता है ये बहुत ही खराब स्थिति होती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट ये था, जिसमें आपने निर्धनता और बेरोजगारी तथा मुद्रा एवं मुद्रास्फीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं जैसे UPSC, UP PCS, बिहार PCS, राजस्थान PCS और अन्य राज्यों की राज्य सेवा परीक्षाओं के अलावा बैंकिंग परीक्षाओं के लिए, SSC, कॉमर्स और जो वाणिज्य से संबंधित परीक्षाएं हैं उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।